हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है कृषि जगत चैनल पर। मैं आपके लिए कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 5 लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फेलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है। गेहूं का, धान का, चने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। गेहूं का फेलेरिस माइनर घास की एक प्रजाति है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। इसमें स्पाइका जैसा पेनिकल होता है। फेलेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहा जाता है। C4 पौधे हैं: धान, चना, गेहूं, मक्का। मक्का मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन सभी C4 पौधों के उदाहरण हैं। C4 पौधों की पत्तियों में विशेष संरचनाएं होती हैं, जहां मेसोफिल कोशिकाएं बंडल मियान कोशिकाओं के चारों ओर एक रिंग जैसे आकार में गुच्छित होती हैं। प्रजनक बीज की संतति कहलाती है। नाभिकीय बीज, प्रमाणिक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज। आधार बीज प्रजनक बीज वह वर्ग है जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध रहता है तथा इनको प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता ठीक रहे। इन बीजों की थैलियों पर पीले रंग का टैग लगा होता है। आधार बीज को बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। सस्य विज्ञान के जनक हैं जेथरो टुल, आर नॉन, पीटर डे क्रेसेंसी, लीबेग। पीटर डे क्रेसेंजी सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस शब्द से हुई है। पीटर डे क्रेसेंजी ने सर्वप्रथम पुस्तक ओपस रूरेलियम कामोडारम में सस्य विज्ञान संबंधी लेखों का संग्रह किया था। फसल सुरक्षा के लिए सामान्यतः कीट प्रबंधन का कार्यक्रम IPM का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। समन्वित कीट प्रबंधन अस्थायी रूप से उन्मूलन के बजाय कीट की लंबी अवधि तक प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। IPM का मुख्य लक्ष्य कीटों और पर्यावरण संतुलन, लागत, लाभ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता के रूप में प्रबंधन करना है। बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1952, 1966, 1980, 1960। 1966 भारतीय संसद ने बीज प्रमाणीकरण अधिनियम 1966 बीज प्रमाणीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए पारित किया था। इस अधिनियम के तहत बीज नियमों को 1968 में व्यवस्थित और अधिसूचित किया गया और 1969 में भारत में व्यवस्थित बीज प्रमाणन शुरू किया गया। मृदा की pH मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता कहलाती है। CEC उभय प्रतिरोधकता, क्षारीय संतृप्त प्रतिशत, निर्णायन विनिमय क्षमता। उभय प्रतिरोधकता मिट्टी में बफरिंग क्षमता मिट्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है जो मिट्टी की बाहरी प्रभावों और विरोध करने की क्षमता निर्धारित करती है, विशेष रूप से pH में परिवर्तन, और इस प्रकार मिट्टी में पौधों और सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छी रहने की स्थिति पैदा होती है। वह फसल जो कैमल के रूप में जानी जाती है वह है मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ज्वार ज्वार को फसलों का ऊंट कहा जाता है। शुष्क मिट्टी में बढ़ने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता के कारण इसे यह नाम मिला है। अब ज्वार को एक ऊर्जा फसल के रूप में उगाया जाता है जो जैव ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए मीठी ज्वार की किस्म से एथेनॉल का उत्पादन करता है। मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा होती है 20 व 50%, 50 व 26%, 45 व 26%, 26 व 45%। 45 से 26%। मूंगफली में तेल 45 से 55%, प्रोटीन 28 से 30%, कार्बोहाइड्रेट 21 से 25%,
विटामिन बी समूह, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस, पोटास जैसे मानव शरीर को स्वस्थ रखने वाले खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रिचका की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 10 से 15 किलो, 20 से 25 किलो, 30 से 35 किलो, 40 से 45 किलो। 20 से 25 किलो। रिचका एक प्रकार की घास है। रिचका घास की बुआई का समय 1 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच उपयुक्त माना जाता है। उन्नत किस्में आनंद 2, टाइप 9, टाइप 8, RL 88, सिरका 8, नागफनी 244। कपास किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी, मालवेसी, लेग्युमिनेसी, क्रूसीफेरी। मालवेसी कपास एक नकदी फसल है। इसका मूल स्थान भारत है। संसार में इसकी दो किस्में पाई जाती हैं। प्रथम को देसी कपास गोपिसियम ओरिवेसियम एवं गोपिसियम हर्बेसियम के नाम से जाना जाता है। दूसरे को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।